हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के प्रकाश अध्याय के जो भी अभ्यास प्रश्न हैं उनके उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, तो आप ध्यान से इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। मैं प्रदीप आजिया सर आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं हम। प्रश्न संख्या 1, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। उत्तर है इसका, यदि हम अंधेरे कमरे में हैं तो हम कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते। क्योंकि क्या कारण है? हम वस्तुओं को उनके परावर्तित प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं, जो कि अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं है, जिससे किसी भी वस्तु से प्रकाश परावर्तित नहीं होगा और हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। हम कमरे के बाहर की वस्तुओं को भी केवल तभी देख सकते हैं यदि वहां पर रोशनी हो, ताकि परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच सके। अगर कमरे के बाहर भी अंधेरा है, मतलब रात के समय की अगर बात हो रही है, तो वहां पर हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। और अगर बाहर रोशनी है या दिन का समय है जहां पर बाहर प्रकाश आ रहा है, उस स्थिति में हम देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। नियमित तथा विसरित नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? तो आप देखेंगे कि जो नियमित परावर्तन होता है वो कहाँ से होता है? जब भी कोई समतल सतह होती है, उससे जो भी परावर्तन होता है वो नियमित होता है। और अगर कोई सतह ऐसे होती है, इस प्रकार से ऊपर नीचे होती है, खुरदरी होती है, तो उस जगह से जो भी परावर्तन होता है वो विसरित परावर्तन होता है। तो इस स्थिति में हम देखेंगे यहाँ पर नियमित परावर्तन है दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी एक समतल पृष्ठ से होता है, ठीक है? समतल पृष्ठ, बिल्कुल सीधा पृष्ठ होता है इसमें। जबकि विसरित परावर्तन जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती, ठीक है? किरणें आती तो समांतर हैं, लेकिन वापस लौटकर समांतर नहीं जाती, ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। फिर क्या कहा गया है? क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम नियम विफल हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। विसरित परावर्तन का अर्थ ये नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं। विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषम परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। क्या आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन आंसर से, ताकि आप आसानी से अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिख लें, या आपकी जो भी नोट्स की कॉपी है आप उसमें बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लें। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण कुछ इनसे टकराती है तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा? प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो आप देखेंगे, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज जो होगी, पॉलिश युक्त यानी ये समतल है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? नियमित होगा। चॉक पाउडर जो है, चॉक पाउडर का हम कह नहीं सकते कि ये बहुत ही समतल होगा, तो इसमें विसरित होगा। गए यहाँ ऊपर आना चाहिए था, ऊपर नीचे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। संगमरमर के फर्श पर फैला जल नियमित है। गत्ते का पृष्ठ जो है वो विसरित है। दर्पण नियमित परावर्तन होता है, और जो कागज का टुकड़ा होता है उससे भी नियमित परावर्तन होता है। कागज के टुकड़े से भी नियमित परावर्तन होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। परावर्तन के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, फाइनल एग्जाम, उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है परावर्तन के नियम, जो कि डायग्राम के साथ में आएगा। बहुत अच्छे से आपको इसको समझ लेना है, परावर्तन के क्या नियम होते हैं। परावर्तन के नियमों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर देखें आप, परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम हैं, निम्नलिखित दो नियम हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है। आपतन और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं हमेशा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन किरण अपतन बिंदु पर, ठीक है ना? अभिलंब तथा परावर्तित किरण, अभी इसको समझेंगे हम इस डायग्राम के द्वारा। यहाँ पर देखें आप, ये एक डायग्राम दे रखा है इसका। ये एक दर्पण को दर्शा रहा है। ये एक दर्पण है,
ठीक है? ये एक दर्पण है और जब इस पर इस प्रकार से आपतित प्रकाश की किरण कोई भी प्रकाश की किरण आती है, तो जिस पॉइंट पर आकर मिलती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इस पॉइंट को जहाँ पर ये आपतित प्रकाश की किरण आती है, ठीक है? और यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये आपतन बिंदु पर आकर इस दर्पण से मिलती है, उसी से दर्पण के 90 डिग्री पर अभिलंब बनाया जाता है। 90 डिग्री पर क्या बनाया जाता है? अभिलंब बनाया जाता है और जिस कोण से ये यहाँ से आ रही है, आपतित हो रही है, उसी डिग्री पर, उतने ही कोण पर ये यहाँ से परावर्तित भी होती है। ये परावर्तन का नियम है। ये I है और ये R है, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, आपतित कोण और परावर्तित कोण, ठीक है? अभिलंब जो होता है वो दर्पण के 90 डिग्री पर होता है, दर्पण के समकोण पर होता है, ये यहाँ पर समकोण पर होता है। तो बहुत अच्छे से समझ लें आप इसको, ठीक है? अभिलंब जो होता है, ये दर्पण के 90 डिग्री पर होता है। आप देख सकते हैं ये दर्पण के 90 डिग्री पर है यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं पर भी देख लें आप। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 है, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। ठीक है? तो वैसे तो आप ऊपर इसको समझ गए हैं, लेकिन एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम कैसे देख सकते हैं इसको? एक कागज की शीट को मेज पर रखें और इसके बीच में एक सीधी रेखा पेंसिल और मापने की सहायता से हम खींच लेते हैं। फिर उस सीधी रेखा पर शीशा खड़ा करें, यानी दर्पण खड़ा करें। इसके पश्चात एक टॉर्च की सहायता से उस शीशे पर प्रकाश डालें, तो हम पाते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक बार दोबारा से मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको और आप इसमें देखोगे कि एक ही तल पर यहाँ पर आपको ये दर्पण दिखाई दे रहा है और इस दर्पण के ऊपर आपको ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। यही बात प्रश्न संख्या 5 में भी पूछी गई है, ठीक है? तो ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये इसका नियम है, ठीक है? फिर प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से रिक्त स्थान मीटर दूर दिखाई देता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है? मिरर है, दर्पण है और यहाँ कोई व्यक्ति 1 मीटर दूर खड़ा है इससे, ठीक है? तो अपने प्रतिबिंब से कितना दूर दिखाई देगा? 1 मीटर ये वाली है, 1 मीटर ये वाली है, तो 2 मीटर की दूरी आ जाएगी। यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका 2। क्या? 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पर इसका, 2 आंसर आ जाएगा। फिर आता है, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप दाएं हाथ से अपने दाएं हाथ से अपने रिक्त स्थान कान को छुएं, तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान रिक्त स्थान हाथ से छुआ गया है। तो इसमें दोनों बार बायां-बायां आएगा, दोनों बार ही बायां आएगा। दोबारा पढ़ देता हूँ इसको, क्या आएगा? यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुएं, ठीक है? बाएं कान आएगा यहाँ पर, बाएं कान को छुएं, तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बाएं हाथ से छुआ गया है, ठीक है? यानी पार्श्व परिवर्तन की बात यहाँ पर हुई है। पार्श्व परिवर्तन, साइड चेंज हो जाती है इसमें समतल दर्पण में। फिर गया आता है इसका, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज क्या हो जाता है? विस्तृत हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है या विस्तृत हो जाता है, ये लिखना आपको। बढ़ जाता है या विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है। फिर गह है इसका, जिसमें रात्रि में पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या अधिक हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है उनको दिखाई देता है, जो रात्रि पक्षी होते हैं। फिर आता है प्रश्न संख्या 7 और 8 में सही विकल्प छांटने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एबीसीडी के प्रश्न है और आपको सही विकल्प इनमें से छांटना है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कब होता है? सदैव होता है, कभी-कभी होता है, विशेष दशाओं में होता है, अधिक होता है, सदैव होता है, हमेशा ही होता है, क्योंकि ये तो नियम है, ठीक है? और साइंस में जो चीज़ें हैं, जो भी फैक्ट हैं फिज़िक्स के, आप उसमें बिल्कुल सत्यता है कि वो होते ही हैं, बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं आप इन चीज़ों पे। तो ये तो नियम है परावर्तन का, जिसमें सदैव ही आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 8 है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है, वो कैसा होता है? इनमें से आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित, आवर्धित नहीं होता, ठीक है? आवर्धित नहीं होता, ये बात गलत है इसमें। आभासी दर्पण के पीछे बिंब की साइज के बराबर,
ये बात ठीक है, ग भी पढ़ देते हैं, वास्तविक, वास्तविक नहीं होता, ठीक है? गह में भी वास्तविक दे रखा है, तो ये तीनों गलत हो जाते हैं और एक ऑप्शन अपने पास सही बचता है, वो ख, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। तो आपको एग्जाम में भी कुछ इसी तरीके से अगर आपको पता नहीं होता है, तो कम से कम इतना आपको आइडिया लगा लेना होता है वहाँ पर कि आवर्तित यानी बड़ा नहीं होता है, ठीक है? और वास्तविक नहीं होता है, तो ये 3 ऑप्शन कट जाएँगे, तो ये चौथा ऑप्शन जो भी है, वो अपने आप आपका सही ऑप्शन रह जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। कैलेडोस्कोप की रचना का वर्णन करना है। कैलेडोस्कोप की संरचना का वर्णन करना है। कैलेडोस्कोप की रचना अनंत दर्पणों से बहुलित परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक मनोरंजक मनोरंजक युक्ति है, जिसे बहुदर्शी बहुमूर्तिदर्शी यानी कैलेडोस्कोप कहते हैं। इसमें 3 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे जाते हैं। दर्पणों को प्राय एक बेलनाकार डिब्बे में रखा जाता है, जिसे एक सिरे पर एक रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रखे जाते हैं। जब दूसरे सिरे से देखते हैं तो दर्पणों द्वारा बने कांच के टुकड़ों के बहुलित प्रतिबिंब के कारण एक सुंदर पैटर्न दिखाई देता है। बहुमूर्तिदर्शी को घुमाने पर कांच के टुकड़े और उनके प्रतिबिंब द्वारा बना पैटर्न परिवर्तित होता है, बदलता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे आप उसको घुमाते जाएंगे वैसे वैसे बदलता जाएगा। 3 कांच की पट्टियों को 60 डिग्री के कोण पर जोड़कर ये बनाया जाता है। फिर आता है प्रश्न संख्या 10, मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है। मानव नेत्र का आपको एक नामांकित, नामांकित का मतलब ये जो आप नाम लिख रहे हैं इसके कौन से पार्ट का क्या नाम है, ये है नामांकित। और आपको विज्ञान विषय में जब भी ऐसा आए कि नामांकित चित्र आपको बनाना है, रेखा चित्र बनाना है, तो नामांकित जब आप करोगे तभी आपको उसके अंक मिलेंगे। ऐसे चाहे आप पूरा डायग्राम बहुत अच्छे से बना जाओ, लेकिन उसके अंक नहीं मिलेंगे आपको जब तक कि आप उसको नामांकित नहीं करते। तो आप देखें, ये मानव नेत्र है और मानव नेत्र में आप यहाँ पर देखें पक्षमापी पेशियां हैं, दृष्टिपटल है जहाँ पर इमेज बनती है, ये दृक तंत्रिकाएं हैं जो सूचनाओं को भेजती हैं, काचाप द्रव्य है ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा पार्ट है, काचाप द्रव्य है। ये स्वच्छ मंडल है, यहाँ पर देखें आप, ये परितारिका है, पुतली है, नेत्रोद है और क्रिस्टलीय लेंस है। तो ये मानव नेत्र की संरचना आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आता है प्रश्न संख्या 11, गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 16.8 आपकी किताब में दे रखा है क्रियाकलाप, तो वो करना चाहता था। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं कि अध्यापक ने क्यों मना किया होगा गुरमीत को? उसका क्या कारण है? अध्यापक ने उसे ऐसा करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि लेजर किरणों से रेटिना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दृष्टिपटल जो होता है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक तेज प्रकाश होने के कारण इससे हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। इसलिए अध्यापक द्वारा गुरमीत को लेजर टॉर्च का प्रयोग करने के लिए मना करना उचित समझा। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या आता है 12। प्रश्न संख्या 12 में देखिए, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। तो नेत्रों की देखभाल हम विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। पहला है, यदि हमारी आंखों में कोई भी समस्या हो तो हमें किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, नेत्रों की नियमित जांच करानी चाहिए। बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है हमारा ये। तो इसमें जब भी कोई समस्या आपको ऐसी लगती है तो आप आंखों के डॉक्टर को उसको जरूर दिखाएं। ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा तरीका जो है वो है, यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। यदि आपको डॉक्टर ने बता दिया है कि आप चश्मा पहनिए तो आपको बिल्कुल उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या अधिक प्रकाश हानिकारक है। या तो बहुत कम रोशनी में आप कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा रोशनी है, तो ये दोनों ही स्थितियां जो है वो आंखों के लिए हानिकारक है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। प्रकाश, जो भी सूर्य का प्रकाश है या कोई और शक्तिशाली, जैसे कोई हैलोजन है या फिर टॉर्च है, तो इनको आप कभी भी सीधे ना देखें। प्रश्न इसी में देखें आप, आंखों की देखभाल में अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। साफ जो पानी है उससे धोना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए आंखों को। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाइए। छठा है, अपने नेत्रों को बार-बार स्वच्छ जल से धोना चाहिए। जैसे भी आपको समय मिले तो आपको अपनी आँखों को ज़रूर धोना चाहिए। पाठन सामग्री यानी पढ़ने वाली जो भी सामग्री है उसको सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी, जो कि कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है?
पर दूरी पर रखना चाहिए। अपनी पुस्तक को नेत्रों से बहुत समीप लाकर अथवा उसे नेत्रों से बहुत दूर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। फिर प्रश्न संख्या 13 आता है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए, तो आपतन कोण का मान कितना होगा? बहुत ध्यान से पढ़ना है इस प्रश्न को। परावर्तित किरण और आपतित किरण दोनों के बीच, दोनों किरणों के बीच जो है वो 90 डिग्री का क्या है? कोण बन रहा है। ठीक है? अभी हमने देखा था कि ये जैसे ही मिरर है, तो एक यहाँ से आपतित किरण आई और ये परावर्तित किरण हो गई, इसके बीच में अभिलंब है। ठीक है? अभिलंब इन दोनों के सेंटर में होता है। तो इन दोनों का मान जो है वो 90 डिग्री है। तो आपतन कोण इसका मान पूछा गया, तो ये आधा हो जाएगा, 90/2 बराबर 45 डिग्री। ठीक है? कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है? 45। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण के 90 डिग्री का कोण बनाए, तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों, तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब देख सकते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है? अगर दो कोई भी समांतर समतल दर्पण रखे गए हैं और उनके बीच में कोई भी वस्तु रखी गई है, तो उसके अनंत प्रतिबिंब बने। फिर अगला है प्रश्न संख्या 15, दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत का मतलब है 90 डिग्री पर। समकोण पर प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली प्रकाश किरण बनानी है अपने को। ठीक है? तो आपको ये डायग्राम दिया गया है बुक में। ये वाला डायग्राम आपको दिया गया है। ये 90 डिग्री पर है इसके पर। ठीक है? अब यहाँ पर आप देखें, ये 30 डिग्री पर आ रही है इसके। ठीक है? ये 30 डिग्री पर आ रही है। तो यहाँ से 30 डिग्री पर जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, नीचे वाले डायग्राम में। जैसे ये यहाँ से आई है 30 डिग्री पे, यहाँ पर आ गई। ठीक है? तो यहाँ पर इसका 60 डिग्री का कोण बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये अभिलंब बनेगा। ठीक है? और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों का। किसका? दोनों जो मिरर है, दर्पण है, उनका 90 डिग्री का बन रहा है। और जैसे ही 30 डिग्री की यहाँ से आप देखें, ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ये पूरा का पूरा 60 डिग्री बना हुआ है। तो यहाँ पर जब ये टकराएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बचा हुआ था कितना? 30। ये 60 और यहाँ 60 बचा हुआ था इस जगह पर। 60 इधर बचा हुआ था। 60 60 60 180। ठीक है? तो यहाँ पर है ये 30, यहाँ पर रह जाएगा 30 और ये हो जाएगा 120। ठीक है? दोनों मिला के तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ से। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये इस दिशा में जाएगा ये। ठीक है? बहुत अच्छे से आप इसको समझ लें। ये इस प्रकार से बनने वाला है। ऐसे प्रकाश की किरण आई, यहाँ घूमी और यहाँ से टकराकर इस प्रकार से गई है। ये इसकी दिशा होगी। चित्र दे रखा है प्रश्न संख्या 16 में। चित्र में दर्शाए अनुसार भुजो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक किनारे ए पर खड़ा होता है। क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है? क्या वह पी क्यू आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब भी देख सकता है? तो आप देखें, इसमें ये कहा गया है कि दर्पण से थोड़ा साइड में हटकर खड़ा हो रहा है। तो दर्पण से थोड़ा साइड में खड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये अपने आप को तो नहीं देख सकता। ठीक है? इसका आंसर यहाँ पर समझाया गया है कि इनकी जो इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा। पी का यहाँ पर बनेगा, क्यू का यहाँ पर बनेगा और आर का यहाँ पर बनेगा, इसका यहाँ। तो ये अपने आप को तो नहीं देख सकता, लेकिन पी को ये यहाँ पर और यहाँ पर पी की बन रही है और यहाँ पर क्यू की। तो यहाँ से अगर ये देखेगा, तो ये देखिए आप, यहाँ पर ये पी को भी देख सकता है और क्यू को भी देख सकता है, लेकिन ये आर को नहीं देख सकता। यहाँ पर लिखा हुआ भी है। नहीं, वह स्वयं को दर्पण में नहीं देख सकता। वह पी क्यू पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब देख सकता है, लेकिन आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब नहीं देख सकता। उनका उनका प्रतिबिंब वहां पर नहीं बन रहा है मिरर में। लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। इसका क्या है? ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए कि जो ए है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ए का प्रतिबिंब देखें आप, ए डैश के रूप में दिखाया गया है। ये दर्पण के कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है? दर्पण के पीछे बनेगा। स्थिति ए पर वस्तु की छवि दर्पण के पीछे बनेगी। वह दर्पण से दूर उसी दूरी पर होगा जिस दूरी पर वस्तु है, यानी दूरी भी सेम होगी। और कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। फिर बी जो है वो क्या कह रहा है? यहाँ पर बी जो प्रश्न है वो कह रहा है
क्या स्थिति बी से पहेली प्रतिबिंब को देख सकती है? बी, बी स्थिति जो है वो यहाँ पर है, बी ये है, तो क्या ये प्रतिबिंब को देख सकती है? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है, ये स्थिति बन रही है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये इसको आसानी से देख सकती है, ठीक है? आसानी से देख सकती है, यहाँ पर लिखा हुआ है हाँ, बी, बी में पहली वस्तु को देख सकती है क्योंकि ए से परावर्तित किरण बी तक पहुँच जाएगी। फिर इसमें सी जो लिखा हुआ है, वो है क्या स्थिति सी से बुझो इस प्रतिबिंब को देख सकता है? तो स्थिति सी से भी देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है, बुझो प्रतिबिंब को देख सकता है। ठीक है, भुजो प्रतिबिंब को देख सकता है क्योंकि उसकी आँखें ए से परावर्तित किरण से प्राप्त होती है। यहाँ पर आप इमेज में आप आसानी से देख सकते हैं कि ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। यहाँ से इनकी जो परावर्तित किरण यहाँ पर बन रही है इसका परावर्तन, और ये यहाँ से आराम से इसको देख सकते हैं। फिर इसका घ है, जब पहेली बी से सी पर चली जाती है तो प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है? तो जब यदि हम बी और सी में परावर्तित किरणों का पता लगाते हैं तो वे दर्पण के पीछे बिंदु पर परिवर्तित होती हैं। छवि ए की स्थिति तब भी बनी हुई है जब पहेली बी से सी तक जाती है, यानी बी से भी दिखाई दे रही थी और सी पे दिखाई दे रही थी, तो ये अगर बी से सी पे भी चली जाएगी तो भी इसको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसी के साथ इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर पूरे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार का अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं दोबारा से भी इसको समझा दूँगा, पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को समझा दूँगा। और भी आपके लिए सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मैं इसी तरीके से लेकर आता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मुझे आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर से मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। थैंक यू।